हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑल द बिजनेस सर्विसेज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर 1 इन द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, दैट इज एड्स टू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो जितनी भी बिजनेस सर्विसेज हैं उनके नाम, वो सर्विसेज जो हैं क्या यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं और किस तरह के हिंड्रेंसेस को रिमूव करती हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये सब हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 4 में हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोस्टल सर्विसेज। तो चलिए डिटेल में जानते हैं सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज की डेफिनेशन, सर्विसेज के फीचर्स, और उसके बाद एक एक करके इंडिविजुअल सर्विसेज को डिटेल में करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ द सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है aids and auxiliaries to trade. These are essentially intangible activities that provide satisfaction to the needs, and these are not necessarily linked to the sale of the product. तो क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं सर्विसेज के बारे में कि सबसे पहले तो सर्विसेज मतलब एड्स, हेल्प, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि ट्रेड में मदद करती हैं और किस तरह की होती हैं, वो इंटेंजिबल होती हैं, जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं टू द नीड्स, और जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्पफुल होती हैं। और ये जो सर्विसेज हैं ये हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि वो सेल ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, सर्विसेज अदरवाइज भी चाहिए होती हैं। प्रोडक्ट की सेल में तो सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अदरवाइज भी सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए सर्विसेज आर नॉट ऑलवेज लिंक टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो सर्विसेज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सर्विसेज का हो गया इनटेंजिबल होती हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती हैं सर्विसेज। गुड्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं, सर्विसेज फिजिकल फॉर्म में नहीं होती हैं, इनटेंजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। दे कैन नॉट बी ओन्ड, सर्विसेज को ओन्ड भी नहीं किया जा सकता कोई, क्योंकि इसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती तो इसकी ओनरशिप भी नहीं होती। सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं लेकिन सर्विसेज के ओनर्स नहीं होते हैं। हेट्रोजिनस होती हैं, सर्विसेज में कभी भी आपको यूनिफॉर्मिटी या होमोजेनिटी देखने को नहीं मिलेगी। हर तरह की सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं और उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, हेट्रोजेनिटी होती है। उसके अलावा सर्विसेज का स्टॉक नहीं रखा जा सकता, कोई इन्वेंट्री नहीं होती है सर्विसेज की। और सर्विसेज में किसकी प्रेजेंस चाहिए होती है? कस्टमर की प्रेजेंस ज़रूर चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, क्योंकि गुड्स में तो अगर कस्टमर प्रेजेंट नहीं है, कोई और उसके बिहाफ पे गुड्स खरीद रहा है तो चलता है, लेकिन सर्विसेज में किसी और के बिहाफ पे सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते। सर्विसेज के लिए कस्टमर का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए कहा जाता है कि दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द प्रोडक्शन। तो जो प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूसर ऑफ द सर्विस होता है, उससे सर्विसेज को अलग करना नामुमकिन है, क्योंकि जो प्रोवाइडर होता है सर्विसेज जो है उसी के साथ जुड़ी रहती हैं और सर्विसेज में कंसिस्टेंसी भी नहीं होती है, इनकंसिस्टेंट होती हैं। वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं, तो सर्विसेज का शेप और फॉर्म और जो उसकी क्वालिटी है वो भी बदलती रहती है। तो अगर गुड्स से हम कंपेयर करें तो गुड्स टेंजिबल होते हैं, गुड्स में ओनरशिप होती है, गुड्स में होमोजेनिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, गुड्स का स्टॉक रखा जाता है, गुड्स डिलीवरी के टाइम कस्टमर की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती है, और गुड्स में प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, और गुड्स में कंसिस्टेंसी भी होती है। लेकिन ये सारे ही फीचर्स जो हैं वो सर्विसेज में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस बेसिक डेफिनेशन से और इसके फीचर्स से हम समझ सकते हैं कि ये सारे फीचर्स जो हैं वो हर तरह की सर्विसेज में प्रेजेंट होते हैं, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, कोई भी पर्टिकुलर सर्विस हो। दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज एंड द फीचर्स ऑफ सर्विसेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द गुड्स एंड द सर्विसेज ऑन एनी ऑफ द बेसिस। सो ऑन डिफरेंट बेसिस यू शुड नो दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड द सर्विसेज। अब हम शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और बहुत ही एसेंशियल सर्विस जो हर बिजनेस
बिजनेसमैन को और हर पर्सन को चाहिए होती है, दैट इज़ द बैंकिंग। बैंक्स के बारे में हम सभी को पता है कि बैंक्स किस तरह की इंस्टीट्यूशंस होती हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बैंक बनाया है। तो बैंक क्या करता है कि जो सेवर्स होते हैं उनसे पैसा लेता है और किसको देता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बोरोवर्स होते हैं जिनको पैसा चाहिए होता है। तो एक चैनलाइज करने का मीडियम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको हम कह सकते हैं कि वो क्या करता है, बाय एंड सेल द मनी को वो खरीद रहा है और बेच रहा है। एक मीडियम है, एक इंटरमीडियरी है जिसके थ्रू सेवर्स और बायर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा प्रोवाइड करता है बैंक, किससे लेकर, जिनके पास अवेलेबल या सरप्लस पैसा है या जो अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं। तो सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में जो एक इंस्टीट्यूशन होता है जो मनी को बाय और सेल करता है उसे हम कहते हैं बैंक। और इस पर्टिकुलर बैंक से जो बैंकिंग की डेफिनेशन डिफाइन की गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से, वो क्या है, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand, withdrawable by check or draft order or otherwise। सबसे पहले तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको, दो कीवर्ड्स जो हैं वो समझने हैं, दैट इज द एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब बैंक के दो मेन फंक्शंस होते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और जिनको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसा चाहिए उनको पैसा प्रोवाइड करना, पब्लिक से पैसा लेना और इन्वेस्टर्स को पैसा देना। तो इस डेफिनेशन में ये दो मेन फंक्शंस कवर अप हो गए बैंकिंग के, कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। क्यों एक्सेप्ट किए जाते हैं, यहाँ पे पर्पस भी आ गया हमारे सामने, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। और वो डिपॉजिट्स किससे एक्सेप्ट किए जाते हैं, पब्लिक के लोगों से जिनके पास सेविंग्स होती हैं उनसे एक्सेप्ट किए जाते हैं। और उन डिपॉजिट्स को वापस लौटाना होता है ऑन डिमांड, जब पब्लिक डिमांड करे तब। विड्रॉएबल बाय चेक, जब पब्लिक उसे विड्रॉ करना चाहे विद द हेल्प ऑफ द चेक, और कोई भी ड्राफ्ट या ऑर्डर के थ्रू भी उसको विड्रॉ किया जा सकता है, और अदरवाइज भी बहुत सारे मेथड्स हैं विड्रॉल के जो बहुत डिटेल में हमें नहीं करने हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिपॉजिट्स बैंक में पब्लिक ने दिए हैं उन डिपॉजिट्स को वही पब्लिक वापस ले सकती है विद इंटरेस्ट, और कई तरीके होते हैं उसे वापस लेने के जो सब इस डेफिनेशन में मेंशन कर दिए गए हैं। तो इसी डेफिनेशन में बैंकिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी समझ में आ गए और बैंकिंग का पर्पस भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं फ्रॉम द पब्लिक, वो कैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट्स करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट। हमें 5 तरह के बैंक अकाउंट्स पढ़ने हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इन सारे अकाउंट्स को मैंने उसके स्पेसिफिक फीचर्स के साथ यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। आपके साथ कीवर्ड शेयर कर देती हूँ, इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको फीचर दिया होगा और आपसे टाइप ऑफ अकाउंट पूछा जाएगा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा, या आपको केस स्टडी दी जाएगी कि किसी ने जो है वो इस तरह के 4 अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, उसके ये फीचर्स हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। सबसे पहले देखिए सेविंग अकाउंट, ये बहुत ही बेसिक अकाउंट होता है बच्चों, जिसे कोई भी खुलवा सकता है, हम और आप। और उसको हम कैसे खुलवा सकते हैं, कुछ मिनिमम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाकर। ये मिनिमम अमाउंट अलग अलग होता है बैंक्स का, किसी में ये लिमिट कम होती है, किसी में 500,000 रुपये होती है। जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पर कहीं कहीं 5,000 10,000 भी होती है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करके बैंक में विद सम डॉक्यूमेंट्स बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, जिसको हम कहते हैं सेविंग अकाउंट। और उस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स तो कितनी भी बार किए जा सकते हैं, लेकिन विड्रॉल्स पर कुछ लिमिट होती है कि बैंक जो है वो कुछ ही नंबर
नंबर ऑफ टाइम्स आपको पर डे में विड्रॉल अलाउ करता है वो भी अलग अलग बैंक्स की अलग अलग होती हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट्स में विड्रॉल लिमिट्स होती हैं, डिपॉजिट्स की कोई लिमिट्स नहीं होती हैं। और उस पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक, वो बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नॉर्मली सारे बैंक्स में ही वो 5%, 2%, 3% इस तरह की रेंज रहती है। बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं ऑन द सेविंग अकाउंट्स। उसके अलावा कुछ अकाउंट्स जो है वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बिजनेस पीपल के लिए होते हैं, बिजनेसमैन के लिए होते हैं। और ऐसा ही एक अकाउंट होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसको डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। इसमें भी बिजनेसमैन एक मिनिमम अमाउंट जमा करवाकर डॉक्यूमेंट्स के साथ ये बिजनेसमैन ये अकाउंट खोल लेता है, और इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं ऑन द डिपॉजिट्स एंड द विड्रॉल्स। देखो बिजनेसमैन जो है ना, उसकी बहुत सारी जो है कैश और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई नहीं जा सकती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर बिजनेसमैन जो हैं वो सेविंग अकाउंट्स प्रेफर नहीं करते हैं, वो करंट अकाउंट ही प्रेफर करते हैं, ताकि वो कितनी बार भी उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकें और कितनी बार भी उसमें पैसा जमा करा सकें। तो क्योंकि इस अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं करंट अकाउंट में, तो इसीलिए बिजनेसमैन इस पर्टिकुलर अकाउंट को चूज करते हैं। और इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये एक इसका ड्रॉबैक हो गया कि बिजनेसमैन को अपने पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो होता है वो होता है कि करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब कि जितना बैलेंस है बैंक अकाउंट में, अगर उससे ज़्यादा भी बिजनेसमैन ने विड्रॉ कर लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक्स इशूड टू समवन, मतलब बिजनेसमैन ने 50,000 के चेक्स इशू कर दिए और बैलेंस 45,000 ही है, और 5,000 एक्स्ट्रा के जो चेक्स हैं वो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा, ऑनर कर देगा, पेमेंट कर देगा उसकी, और फिर कस्टमर को इन्फॉर्म कर देगा कि आपने 5,000 ओवर विड्रॉ कर दिए हैं, जो कि इंटरेस्ट के साथ कुछ टाइम पीरियड में उस कस्टमर को जमा कराने पड़ेंगे बैंक के पास। तो ये फैसिलिटी बहुत ही बेनिफिशियल फैसिलिटी होती है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन को ये पता नहीं होता है कि उसकी कितनी ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं, कितने वो चेक्स इशू करता जा रहा है। तो इस तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसको चाहिए होती है, इसीलिए बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट खुलवाकर इस तरह की फैसिलिटीज़ को अवेल कर लेता है। भले ही उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ये फैसिलिटी उसे चाहिए होती है, इसलिए वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं बैंक्स में। उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। नाम से ही पता चल रहा है कि एक लमसम अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट जो है वो एक ही बार जमा करवा दिया जाता है बैंक में, और वो जमा कराने के बाद एक एफडी रिसीप्ट मिल जाती है कस्टमर को जो जमा करा रहा है, और उसके लिए एक ड्यूरेशन भी फिक्स कर दी जाती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिक्स ड्यूरेशन के लिए कस्टमर जो है वो बैंक में पैसा जमा करा देता है इकट्ठा एक साथ लमसम अमाउंट, और जो एफडी रिसीप्ट होती है उसमें मैच्योरिटी डेट लिखी होती है उस रिसीप्ट में। और इस तरह के अकाउंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। आप खुद ही सोचिए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक के पास लंबे समय के लिए आ गया, अब बैंक उस पैसे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है, किसी को लोन देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो वहाँ पर बार बार इंटरप्शंस नहीं हो रही हैं फ्रॉम द डिपॉजिटर्स व्यू पॉइंट, तो इसीलिए बैंक जो है उस पैसे पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो बहुत ही सिंपल अकाउंट है ये, फिक्स डिपॉजिट, एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए एक साथ बैंक में जमा करा दिया जाता है। उसकी मैच्योरिटी डेट होती है, मैच्योरिटी अमाउंट होता है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, वो सब कुछ जो है वो फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट पर लिख दिया जाता है। जब वो डेट ऑफ मैच्योरिटी आती है तो कस्टमर जाके बैंक से उसकी मैच्योरिटी वैल्यू जो है उसे कैश करा लेता है या अपने अकाउंट में डलवा लेता है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। बिल्कुल उसी तरह का एक और अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पे फिक्स की जगह वर्ड है रिकरिंग। तो यहाँ पर भी कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन वो जो है वो लमसम अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर रहा है। अमाउंट तो फिक्स है,
इंटरवल्स वो तय कर लेता है, वो छोटे छोटे इंटरवल्स पे इस अमाउंट को डिपॉजिट करता है। वो इंटरवल्स मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं और एनुअल भी हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड तक वो इस तरह से रेगुलर इंटरवल्स पे पैसा जमा कराता रहता है और उसकी भी एक मैच्योरिटी डेट होती है। उस मैच्योरिटी पीरियड पे इंटरेस्ट के साथ जो रिकरिंग डिपॉजिट्स का टोटल अमाउंट उसने जमा कराया होता है वो मिल जाता है कस्टमर को। और इसमें इंटरेस्ट जो है वो एफडी से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको एक भारी अमाउंट जो है वो एक साथ जमा नहीं कराना। जो सैलरीड लोग होते हैं जिनकी एक रेगुलर इनकम आती है वो इस तरह के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स खुलवा लेते हैं ताकि जैसे जैसे सैलरी आती रहे उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो डिपॉजिट्स में जाता रहे और उनको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके मोर देन द सेविंग अकाउंट। तो रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में क्या डिफरेंस हो गया कि फिक्स डिपॉजिट में एक लमसम अमाउंट एक साथ जमा कराया जाता है, इंटरवल्स में जमा नहीं कराया जाता। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में अमाउंट फिक्स रहता है लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे वो अमाउंट जमा कराया जाता है। ड्यूरेशन जो है वो दोनों में ही फिक्स होती है, चाहे एफडी हो चाहे आरडी हो, और मैच्योरिटी पे दोनों की ही पेमेंट ली जा सकती है along with the interest। एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट कम होता है। और सबसे ही बेनिफिशियल अकाउंट जो होता है वो होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है सेविंग अकाउंट का एंड एफडी अकाउंट का। इसमें क्या होता है, अमाउंट मोर देन द फिक्स्ड बैलेंस इज ट्रांसफर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। तो एक कस्टमर है ना, एक लिमिट बता देता है बैंक को कि मुझे अपने सेविंग अकाउंट में सिर्फ इतना बैलेंस चाहिए। मान लीजिए 20,000 लिमिट है या 10,000 लिमिट है। तो जैसे ही कस्टमर का बैलेंस उससे ज़्यादा होगा, 12,000 हो गया, कभी 15,000 हो गया, कभी 16,000 हो गया, तो जो लिमिट है उससे ज़्यादा जो बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा बैंक। तो अब कस्टमर को इस तरह के अकाउंट से क्या फ़ायदा है कि जो लिक्विडिटी है, जो बेनिफिट ऑफ लिक्विडिटी है सेविंग अकाउंट में वो भी मिल रहा है कस्टमर को, और जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का वो भी मिल रहा है कस्टमर को। तो उसके पैसा अगर वहीं पड़ा रहा है सेविंग अकाउंट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा। तो जैसे ही वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चला जाएगा एक्स्ट्रा पैसा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है एमओडीए का, कि अगर कस्टमर कोई ऐसा चेक इशू कर देता है कि जो उसके बैलेंस से ज़्यादा का है, तो बैंक क्या करता है, वापस उसके एफडी अकाउंट से पैसा लाकर उस चेक को एक्सेप्ट कर लेता है, ऑनर कर देता है। तो इस तरह के अकाउंट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो कस्टमर्स एंजॉय करते हैं, सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज़ भी और एफडी अकाउंट की फैसिलिटीज़ भी, जो भी बेनिफिट्स हैं एफडी अकाउंट के। तो इस तरह से जो मेन फंक्शन होता है बैंक का, एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट्स, उस मेन फंक्शन को कैसे बैंक परफॉर्म करता है, बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर्स दैट दे कैन ओपन एनी ऑफ दीज 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स in the bank and they can deposit their savings in the bank with the help of these accounts। तो बैंक में जो भी सेवर्स पैसा जमा कराते हैं वो किसी भी तरह के 5 अकाउंट्स में से एक अकाउंट चूज कर सकते हैं। जब वो पैसा जमा कराते हैं बैंक में तो बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, दैट इज़ द करंट अकाउंट। उसको आपको याद रखना है, यूनिक फीचर है ये, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है, तो आप लिखेंगे करंट अकाउंट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसपे एक यूनिक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है सेवर्स को, तो वो अकाउंट है अगेन द करंट अकाउंट, और यूनिक फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे कम इंटरेस्ट जो है वो सेविंग अकाउंट में है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में है, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में है, और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में तो इंटरेस्ट का बेनिफिट भी है और सेविंग अकाउंट्स की भी फैसिलिटीज़ है कस्टमर के पास। उसके अलावा विड्रॉल फैसिलिटीज़ की अगर बात आए तो करंट अकाउंट में किसी भी तरह की
विड्रॉल लिमिट नहीं है, लेकिन सेविंग अकाउंट में कुछ विड्रॉल लिमिट्स होती हैं। लेकिन एक आम इंडिविजुअल के लिए जिनके पास छोटे छोटे से अमाउंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, उनके लिए सबसे अच्छा होता है सेविंग अकाउंट। बहुत ही फ्लेक्सिबल अकाउंट है और इस पर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है और हैबिट ऑफ सेविंग जो है वो डेवलप होती रहती है अमंग द डिपॉजिटर्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर अकाउंट का कुछ ना कुछ यूनिक फीचर है जो आपको इन कीवर्ड से आइडेंटिफाई करना है। और इस तरह के अकाउंट्स खोलकर क्या होता है कि सेवर्स जो है वो अपना बैंक में पैसा जमा कराते हैं। अब ये जो पैसा बैंक के पास आया वो बैंक फिर किसको प्रोवाइड करता है? बोरोवर्स को इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है इन लोगों से। तो ये लोग इंटरेस्ट देते हैं बैंक को, उसी में से बैंक इंटरेस्ट देता है सेवर्स को, और जो बीच का मार्जिन होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के 5 तरीके हैं बाय ओपनिंग 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसी तरह से लेंडिंग ऑफ द लोन के भी बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी ई बैंकिंग फैसिलिटीज भी बैंक प्रोवाइड करता है, जिसको हम अगले लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ रिमेनिंग टॉपिक्स related to banking. Till then, goodbye, stay healthy and connected.